हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज कुछ अनुच्छेद आगे। आज का जो अब जो जितने भी अनुच्छेद चलेंगे ना, वो है विधायी प्रक्रिया से संबंधित, मतलब कानून निर्माण से संबंधित। कानून किस किस प्रकार का होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, कैसे पारित होता है, उससे संबंधित अनुच्छेद चलेंगे। अनुच्छेद 107, विधेयकों को पेश करना और पारित करना। विधेयक कह दो, बिल कह दो, कानून का जो प्रारंभिक रूप होता है ना, उसको कहा जाता है। कैसे पेश किया जाता है, कैसे पारित किया जाता है। 107 का सरक्लोज 1, धन और वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन और वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में। बाकी जितने भी साधारण विधेयक होते हैं वो लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 2 नंबर, किसी विधेयक के संशोधन पर दोनों सदन सहमत होने चाहिए। मतलब दोनों अलग अलग बहुमत से पारित करे। अगर एक सदन ने पारित किया, दूसरे ने पारित नहीं किया, इसका मतलब सहमति नहीं हुई ना। तो साधारण विधेयकों के बारे में क्या होता है, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा, मतलब स्थगित नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। वही संसद के जो 3 अधिवेशन होते हैं ना, उनमें अगर कोई विधेयक पारित नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, वो विधेयक मौजूद रहेगा। अगला जब सत्र आएगा ना, उस समय उसको पारित कर दिया जाएगा। 4 नंबर, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, मतलब राज्यसभा में है विधेयक, लोकसभा ने पारित इसको किया नहीं है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत यानी स्थगित नहीं होगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक और लोकसभा में तो पारित हुआ ही नहीं, गया ही नहीं, और लोकसभा का विघटन हो गया तो विधेयक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 नंबर, कोई विधेयक लोकसभा में लंबित या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, मतलब लोकसभा ने पारित किया और विधेयक गया राज्यसभा में। जो ही राज्यसभा में गया, अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा, मतलब स्थगित हो जाएगा। इसको अब ऐसे समझो, लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया और विधेयक गया राज्यसभा में, राज्यसभा पारित करती उससे पहले लोकसभा का विघटन हो गया तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक का प्रावधान। अब संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं। 108 का 1 नंबर, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन में भेजना, एक सदन ने पारित किया और दूसरे सदन में विधेयक गया, कै में दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया है, दूसरा सदन ने पारित करने से मना कर दिया, या विधेयक के संशोधन पर दोनों सदन असहमत हो, या गए दूसरा सदन विधेयक पर 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया न दे। ये 3 अगर कंडीशन होती है ना, कह गए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। ये प्रावधान धन विधेयक पर लागू नहीं होगा, मतलब साधारण जो विधेयक है उन पर लागू होगा। और 6 माह की गणना सत्र के अनुसार की जाएगी। संयुक्त अधिवेशन की तारीख राष्ट्रपति तय करेगा। संयुक्त बैठक में विधेयक संसद के सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा, यानी दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। संयुक्त बैठक की तारीख तय होने की सूचना के पश्चात यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक होगी। अब देखो, इसमें मतलब जैसे लोकसभा चाहती है ना, वैसे ही विधेयक पारित हो जाता है। क्योंकि अब देखो, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे, मंत्रिमंडल की सिफारिश पे। तो अगर कोई विधेयक राज्यसभा ने पारित किया और लोकसभा पारित करना नहीं चाहती,
तो वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा, संयुक्त बैठक नहीं होगी। सपोज लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो संयुक्त बैठक की पूरी संभावना है और बहुमत से निर्णय होगा। इसका मतलब लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा के दुगुनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित भी हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद 109 धन विधेयक। धन विधेयक की कुछ विशेषताएं हैं। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यानी वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नंबर 2, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन की अवधि में अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। मतलब धन या वित्त विधेयक में राज्यसभा की जो स्थिति है वो 14 दिन की है। वो 14 दिन विधेयक को रोक के रखती है। 14 दिन बाद जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया है उसी रूप में पारित माना जाएगा। अगर उसने कोई संशोधन किया है, कोई सिफारिश की है तो लोकसभा चाहे तो उस सिफारिश को मान सकती है, लोकसभा इसके लिए बाध्य नहीं है। यहाँ देखो, ब्रिटेन की जो प्रतिनिधि सभा की शक्ति और लोक सभा की शक्ति में थोड़ा फर्क है। लोक सभा किसी धन विधेयक को 1 माह के लिए रोक सकती है, लेकिन भारत में राज्यसभा मात्र 14 दिन के लिए इस विधेयक को रोक सकती है। 14 दिन बाद में क्या होगा? दोनों सदनों द्वारा धन विधेयक पारित माना जाएगा। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन की अवधि में लोकसभा को नहीं लौटाती है तो 14 दिन बाद दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। और इस पर देखो, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही आता है, तो इसमें राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है अनुच्छेद 110। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखो, पैसों के लेन देन वाला अगर कोई बिल है वो धन विधेयक है, ऐसा नहीं होता है। धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है और परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी हुई है। किसी कर का अधिरोपण, मतलब किसी कर को लगाना, उत्साधन उसको खत्म करना, परिहार, परिवर्तन या विनियमन करना, ये सब कुछ अगर किसी में होता है तो वो धन विधेयक है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या प्रत्याभूति देने का विनियमन करना, ये धन विधेयक की श्रेणी में आता है। गए भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा कराना या निकालना। संचित निधि और आकस्मिक निधि में अगर पैसा जमा कराना है या निकालना है वो वित्त विधेयक की श्रेणी में आएगा। फिर गए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, संघ या राज्य के लेखाओं का सह परीक्षा, ये सब कुछ अगर किसी विधेयक में है तो अपन कह सकते हैं कि वो धन विधेयक है। 110 का सर्कुलर 2, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित कर दे कि ये धन विधेयक है तो वो धन विधेयक ही है। फिर है अनुच्छेद 111, विधेयकों पर अनुमति। राष्ट्रपति जो अनुमति देता है ना, उससे संबंधित। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति अनुमति देता है, अनुमति रोक भी देता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित किए जाने पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। मतलब ये साधारण विधेयक से संबंधित है। साधारण विधेयक में जैसे ही लोकसभा ने पारित किया या राज्यसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा ने पारित किया, वो विधेयक गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चाहे अगर हस्ताक्षर कर देगा तो वो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार भी है, जैसे ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट विटो किया था डाकपाल विधेयक पे, तो वो आज भी कानून नहीं बन पाया, तो वो पॉकेट विटो हो गया। या राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
और पुनर्विचार का मतलब है कि विधेयक वापस सदन में आ गया, दोनों सदनों संसद में वापस आ गया। अगर दोनों सदन वापस उस विधेयक को पारित कर देंगे तब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे। ये राष्ट्रपति वाले में ये प्रावधान अपन ने देख लिया था। एक नोट, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है। मतलब वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं रोक सकता, क्योंकि वो राष्ट्रपति की आगे जो अनुच्छेद है वहाँ चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही वित्त विधेयक पेश किया जाता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं रोक सकता। एक देखो, एक ऊपर वर्ड आया है, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। ये संचित निधि पे भारित व्यय क्या होता है? चाहे संचित निधि हो और चाहे आकस्मिक निधि हो, भारित का मतलब है संसद उस व्यय पर विचार विमर्श तो कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती। और आप सबको पता है मतदान का मतलब होता है उस मद में कटौती की जा सकती है। तो संचित निधि पे और आकस्मिक निधि पे कटौती नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनको जो वेतन है वो संचित निधि से ही दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, कल कुछ अनुच्छेदों पे और चर्चा करेंगे।